हेलो एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 4 में हम राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट देखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस सीरीज के लिए मैं जो बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सोनाली बंसल, ठीक है। ये मॉडर्न इंडिया का बुक है और एक वन लाइनर बुक क्राउन। इसकी ज़रूरत खैर मुझे नहीं पड़ रही क्योंकि ये इनफ है, ये सारा कंटेंट इसके अंदर आ जाता है, तो इसको यूज करने की उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ जो फैक्ट इसके अंदर मेंशन नहीं है, एक आध दो फैक्ट, उसको यहाँ से लेकर के मैं वीडियो के अंदर डाल देता हूँ। तो पिछले 3 लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में लेटर मुगल्स करके एक चैप्टर था, उसको हमने देखा कि भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, इस तरीके से एक ट्रिक हमने डिस्कस किया था। ये आपका फारूक सियार हो गया, ये आपका जहांदर शाह हो गया। ये यहाँ से बेसिकली औरंगजेब के डेथ के बाद, औरंगजेब का जो डेथ हुआ था 1707 के बाद, इसके बाद जो इसका सक्सेसर था वो काफ़ी वीक था, ठीक है। इसको लेटर मुगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। देखो धीरे धीरे जो है ना, ये तो आपका लेक्चर नंबर 2 हो गया, मुझे लगता है 2 है ये। फिर आपका हो गया, अच्छा ये 1 था, निजामुल मुल्क। अभी हम इसे ही पढ़ने वाले हैं, यही नॉवेल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेटर मुगल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका एक पूरा एक फुल वीडियो करके भी मैं उसे डाल चुका हूँ, तो आसानी होगी उसको देखने में आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कंटेंट मैंने तैयार किया है और ये बुक का सीधा एक पिक्चर लिया हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। तो आइए हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए ये देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट के अंदर, ठीक है। हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि पावरफुल नॉवेल्स जो थे, एक सेकंड में एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके फाइन। थोड़ा सा इत्मीनान से पहले सुन लीजिए, उसके बाद पावरफुल नॉवेल्स जो हमने देखा था, पावरफुल नॉवेल्स की बात हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। और हमें वहाँ पे देखने को मिला कि नॉवेल्स जो थे, ठीक है, वो मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। वीक सक्सेसर जो थे औरंगजेब के बाद आफ्टर औरंगजेब 1707 में इसका डेथ हुआ था, उसके बाद वीक सक्सेसर्स जितने भी थे उनको लेटर मुगल्स कहते हैं, ठीक है। उसमें वो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ये लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और उनके जो डे टू डे एक्टिविटी है उनमें उनकी अहम भूमिका थी। वो इतने पावरफुल हो गए थे कि बाहर से जो है वो लोगों को बुला करके, बाहर से जैसे कि नादिर शाह को भी नॉवेल्स ने ही इन्वाइट किया था, ठीक है। फिर मराठा को वो बुला करके मुगल एम्पायर को वो मार दिया करते थे, ठीक है। फारूक सियार, खास करके फारूक सियार एक एग्जाम्पल है। फिर आलमगीर हो गया, आलमगीर 2 पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस्ड है ये सब चीज़ें। वो इतने पावरफुल हो गए कि बाहर से लोगों को जैसे कि हाँ मतलब कि वो मारने के लिए बुला लेते थे। फिर वो जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से वो अपना एक छत्र राज वो लोग स्थापित कर चुके थे। बाद में फिर सबने धीरे धीरे जो है मुगल एम्पायर से खुद को डिसइंटीग्रेट कर लिया, अलग कर लिया अपने आप को, ठीक है। या तो वो एम्पायर के विद इन रह के ही खुद अलग हुए, या फिर अपने आप को बिल्कुल ही साइड लाइन कर लिया। इसी को हम कहते हैं राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, जो इस लेक्चर का टाइटल भी है। लेक्चर नंबर 2 है ये, चैप्टर नंबर 2 है, सोनाली बंसल बुक है। बहुत ही अच्छी किताब है ये, अगर आपने अभी तक स्पेक्ट्रम नहीं लिया है तो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और ये चैप्टर जो है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट तो है ही, और साथ में हिस्ट्री के अंदर अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो इसके बारे में जानना थोड़ा आवश्यक हो जाता है आपके लिए, तभी आप पूरे घटनाक्रम को अच्छे तरीके से होलिस्टिकली समझ पाएंगे। आप बस इस लेक्चर को एक कहानी की तरह एक बार सुन लीजिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ, उसको आपस में जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुन लेंगे तो सारा कन्फ्यूजन है जो आपका वो क्लैरिटी में बदल जाएगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस। तो आइए हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी
हम इसे निपटाने का कोशिश करते हैं। आज के दिन हम दो जो है हमारे स्टेट, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। एक हैदराबाद हो गया, एक कर्नाटक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। बंगाल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इतना क्योंकि लेक्चर को शॉर्ट रखना है तो ज़्यादा मैं उस पर नहीं जाऊँगा अभी। अगले लेक्चर में पार्ट बाय पार्ट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2-3 पार्ट में। फिर इसका एक कंबाइंड वीडियो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोस्ट कंफ्यूजिंग इवेंट जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट है, ठीक है। जो नोबल का जो रोल है ये ढंग से मतलब अमूमन जो लोग हैं ना वो वन लाइनर बुक पढ़ते हैं, वन लाइनर बुक पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लूसेंट हो गया, या तो PYQ लगाते हैं, घटना चक्र हो गया, ठीक है। या फिर क्राउन की बुक जो मैं भी एक फॉलो करता हूँ अपने लेक्चर के लिए, ठीक है, वो पढ़ते हैं। उसमें उस तरीके की क्लैरिटी आपको नहीं दिखेगी, और क्लैरिटी नहीं दिखने की वजह से चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो एक कहानी अगर आपको मालूम होगा इसके पीछे की, तो आप इसको लिंक करके हमेशा हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे और कभी भी इसको पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा जो कन्फ्यूजिंग इवेंट है एंग्लो कर्नाटिक वॉर। जनरली लोग जो है बस इतना याद रखते हैं, एक्सले चैपल, फिर पौंडीचेरी ट्रीटी, फिर पेरिस ट्रीटी, इस तरीके की चीज़ें याद करते हैं। इसके अलावा उनको कोई जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से इवेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आखिर हुआ क्या था, ये सब की जानकारी नहीं होती है ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के दौरान। ये लेक्चर जो है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो PCS हो, UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम अपना शुरुआत करते हैं। After the decline of Mughal Empire, the second major theme of 18th century Indian polity was rise of autonomous state, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद ऑटोनोमस स्टेट का जो उदय था वो इंपॉर्टेंट है, ये बस काम का है हमारा। From the debris of Mughal Empire arose a large number of autonomous and semi-autonomous states, which the British had to overcome before emerging supreme in India, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उनको मुगल एम्पायर से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। उनके सामने कौन थे? उनके सामने यही जो ऑटोनोमस स्टेट थे, उन्हीं से उनको डील करना था, ठीक है। और एक एक करके वो सब कुछ जीतते गए और पावरफुल होते गए। 1761 के अंदर द मुगल एम्पायर वाज एन एम्पायर ओनली इन नेम। Its weakness had enabled regional powers to assert their independence, yet the new state did not directly challenge the authority of the Mughal Empire, as he continued to be seen as the source of political legitimacy. हमने पिछले लेक्चर में बात किया था पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का, ठीक है। देखो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, Why appointing puppets only within the lineage, यही है ना, यही तो कर रहे हैं नॉबल्स जो हमारे, सिर्फ उन्हीं के खानदान से एम्पायर को बना देते थे, फिर पीछे से अपना सारा काम वो लोग चालू करते थे अथॉरिटी के लिए, ठीक है। सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस जो उनको मिलता था उनके नाम से, बस कि मुगल एम्पायर के अंदर हैं, लेकिन वो एक छत्र राज अपना चला रहे थे, इसके रिगार्डिंग है ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे इसको। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा बाकी लेक्चर्स की तुलना में, क्योंकि पूरी भूमिका इसमें समझानी पड़ेगी, ठीक है। आगे से लेक्चर शॉर्ट ही रहेंगे। और these states also continued the Mughal institution in many areas of governance. Thus, the emergence of these states in 18th century therefore represented a transformation rather than collapse of the polity, signified a decentralization of power and not a power vacuum or political chaos या chaos जो भी कह लो। 3 काइंड ऑफ स्टेट हुए। पहला क्या हुआ? सक्सेसर स्टेट। इसके अंदर कौन आया आपका? सक्सेसर स्टेट होता क्या था पहले ये जान लेते हैं। erstwhile province of Mughal empire that broke away and arose as a result of assertion of autonomy by governor of Mughal provinces, हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल और अवध। कौन कौन था? हैदराबाद, इसका कौन था? असफ जहां, इसको निजामुल मुल्क भी कहते हैं, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। फिर एक अवध का जो था सादतुल्ला खान, ठीक है। फिर आपका बंगाल हो गया और अवध हो गया। सादत खान इसका था, सब कोई जो था मुगल एम्पायर का गवर्नर था ये लोग मुगल एम्पायर के अंदर में। बाद में ये लोग ऑटोनॉमी जो है हासिल कर लिया इन लोगों ने। इसका मुर्शिद कुली
खान। ठीक है, ये हो गया आपका सक्सेसर स्टेट। अब न्यू स्टेट जो था उसके बारे में जान लेते हैं। देयर दे वेयर द क्रिएशन ऑफ रिबिलियस लोकल चिप्स एंड अरोज अ रिजल्ट ऑफ रिबिलियन अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। दीज वेयर द स्टेट्स सेट अप बाय द मराठा, सिख, जाट, अफगान। अब न्यू स्टेट जो था, थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए। न्यू स्टेट का देखो क्या है, सक्सेसर स्टेट जो थे ये लोग जो है हेल्प भी करते थे, मुगल एम्पायर को हेल्प भी दिया करते थे समय समय पर। जैसे कि असफ जहां जो था वो 1739 के अंदर नादिर शाह जब अटैक किया था दिल्ली में, मोहम्मद शाह रंगीला था उस वक्त, पीकॉक थ्रोन वगैरह लेकर भाग गया था, उसके वक्त उसने हेल्प भी करी थी। न्यू स्टेट के अंदर हम लोग देख लेते हैं, न्यू स्टेट के अंदर कौन आ गया आपका, मराठा हो गया, जो कि सीधे जंग छेड़ चुका था मुगल एम्पायर के विरुद्ध। सिख हो गया, जाट हो गया, अफगान हो गया। मराठा और सिख जो था बेसिकली ये लोग रिलीजन की वजह से जो औरंगजेब का या फिर मुगल एम्परर का जो इंटॉलरेंस था, रिलीजियस, उसके अगेंस्ट में ये लोग मुगलों के विरुद्ध गए थे। ठीक है, जाट को भी कह सकते हो, अफगान वालों का अलग कहानी है। ठीक है, अब आप देख लो इंडिपेंडेंट स्टेट। दे वेयर नेदर द रिजल्ट ऑफ अ ब्रेक अवे फ्रॉम और रिबेलियन अगेंस्ट दिल्ली। ठीक है, उसका कोई रिबेलियन नहीं था मतलब मुगल एम्पायर के विरुद्ध। दे हैड बीन ओनली nominally a part of Mughal Empire, had already enjoyed a considerable amount of autonomy in the past, and now in the 18th century became completely independent. These were the regions on the southeast coast of India, जैसे कि मैसूर, केरला, राजपूत्स, sometime wrongly called the Hindu states. ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, हम अच्छा इसको भी एक बार देख लेते हैं। दिस स्टेट्स वेयर स्ट्रांग इनफ टू डिस्ट्रॉय मुगल एम्पायर बट नन वाज एबल टू रिप्लेस इट। तो सम स्टेट वेयर वेरी प्रॉस्परस एंड सम गेन कंसिडरेबल मिलिट्री पावर, नन कुड अचीव रिसोर्सेज एंड पावर टू मेंटेन एन ऑल इंडिया पॉलिटी, इन लोगों ने नहीं बनाया। वन ऑफ द मेजर वीकनेस ऑफ द स्टेट वाज देयर बैकवर्डनेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर total subjugation of India by the most modern country of the time, the Great Britain. ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने अपने ब्रिटिश यूज साइंस एंड टेक वैल्यू न्यूट्रल अगेंस्ट मैनकाइंड, ये मैंने एथिक्स के लिए इस तरीके से यूपीएससी के अंदर प्रिपरेशन की जाती है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसको लिंक कर लो। ठीक है, एथिक्स एक पेपर होता है GS4 का, अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है तो आपको बता रहा हूँ मैं। उसके अंदर आपको देखते रहना है कौन सी चीज़ें कहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। उसमें एक टर्म होता है एथिक्स के अंदर कि वैल्यू न्यूट्रल होता है हमारा टेक्नोलॉजी। अगर डॉक्टर के हाथ में, अगर एथिकल डॉक्टर नहीं है उसके हाथ में अगर टेक्नोलॉजी दोगे तो वो क्या करेगा, वो फेटिसाइड करेगा, भ्रूण हत्या करेगा। लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर किसी एथिकल डॉक्टर के हाथ में दोगे तो वो क्या करेगा, वो मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल करेगा, मानव के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसी को टेक्नोलॉजी को वैल्यू न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपना आगे का। सक्सेसर स्टेट में हम देखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक। आज बंगाल अगले लेक्चर में बंगाल और अवध को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब सीधे हम यहाँ पर आ जाते हैं इस पेज के अंदर। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने अच्छे से बताया था जुल्फिकार खान, सैयद ब्रदर्स, निजामुल मुल्क, ये सारे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे। ठीक है, जहांगीर शाह के समय में जुल्फिकार खान था, फारूक सियार जो था उसके समय सैयद ब्रदर था। ठीक, फिर निजामुल मुल्क जो था जिसको असफ जहां कहते हैं, हैदराबाद का जो फाउंडर था निजामुल मुल्क असफ जहां। ठीक है, ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसने अपॉइंट किया था, मतलब इसके मोहम्मद शाह रंगीला को इसने मदद किया था सैयद ब्रदर से छुटकारा के लिए। ठीक है, फारूक सियार ने सबसे पहले निजामुल मुल्क को, देखो टाइटल इसी ने शायद दिया है इसको, टाइटल गिवन बाय फारूक सियार। निजामुल मुल्क के साथ उसने दोस्ती बढ़ाई कि सैयद ब्रदर्स से छुटकारा चाहिए था, लेकिन सैयद ब्रदर्स को तब तक पता चल चुका था और उसने क्या किया, देखो यहाँ पे
ने इसकी मदद से सैयद ब्रदर्स को मारने की सोची, बट वो शातिर निकला, ब्लाइंड कर दिया फारूक सियार को, जान से मार दिया। किसकी मदद से? पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, हेल्प हिम। किसको हेल्प किया इसने? सैयद ब्रदर्स को, सैयद ब्रदर्स को। यहां तक क्लियर है? फिर आगे भी एक नॉवेल इंपॉर्टेंट है आपका, इमादुल मुल्क। ये किसके समय में था? अहमद शाह और आलमगीर टू के समय में था। ये जहांगीर शाह के समय में था, जुल्फिकार खान, सैयद ब्रदर फारूक सियार के समय में था, ठीक है। फिर निजामुल मुल्क के समय में, मतलब निजामुल मुल्क जो असफ जहां था, वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में था। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बस मैं आपको, वो लिखा हुआ था हमारे नोट्स के ऊपर, तो मैंने उसको डिस्कस कर दिया। अब निजामुल मुल्क को हम लोग देखेंगे। इसका ओरिजिनल नाम जो था कमर उद्दीन सिद्दीकी था, ठीक है। इसका दीवान जो था कौन? पूरन चंद दीवान। ओके, ऑलरेडी 22 मिनट का हो चुका है लेक्चर, कोई बात नहीं, स्पीड कर देंगे उसे। अब यहाँ पर हम इसको एक बार देख लेते हैं। निजामुल मुल्क का जिसका रूल का क्या समय था? 1724 से 48 का समय था। 1713 के अंदर चीन किलिच खान वाज मेड वाइस राय ऑफ डेक्कन बाय एम्परर फारूक सियार एंड गिवन द टाइटल ऑफ निजामुल मुल्क। 1720 के अंदर ही असिस्टेड मोहम्मद शाह इन किलिंग द सैयद ब्रदर्स। इन 1722 ही वाज अपॉइंटेड वजीर इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद शाह, ठीक है। इन 1724 ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद इन द डेक्कन। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ही फाउंडेड द असफ जहां डायनेस्टी, हिज सक्सेसर केम टू बी नोन एज निजाम ऑफ हैदराबाद, इसी के सक्सेसर को कहेंगे। बैटल ऑफ सकरा खेदा के समय में आउस्टेड जो है, अच्छा इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, इसको यहाँ पे। अब इसका टाइटल सबसे पहले देख लो कि चीन किलिच खान अवार्डेड बाय औरंगजेब, निजामुल मुल्क जो था अवार्डेड बाय फारूक सियार, और असफ जहां जो है वो इसको किसने दिया? मोहम्मद शाह ने इसको टाइटल दिया। ये हमारा एक नंबर स्लाइड मतलब बॉक्स कंप्लीट हो गया। दूसरे बॉक्स में हम देखते हैं कि वाइसराय ऑफ डेक्कन जो है इसको अपॉइंट किया गया 1713 से 1722 के बीच में। अब जो आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट था इसका नहीं था, जुल्फिकार खान नाम का नॉवल था। देखो पूरा जो सीरीज है ये लेक्चर का क्रोनोलॉजिकल मैनर में आ रहा है, तो प्लीज पीछे का लेक्चर जरूर देख लेना। अगर आपके लिए, आपको अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है ये लेक्चर, तो पीछे के लेक्चर अगर देख लोगे तो पूरा हिस्ट्री याद हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि वहां देख लेना एक बार, कि हर चीज हर लेक्चर में शुरुआत से बताना पॉसिबल नहीं होता है। जुल्फिकार खान जो था उसका आइडिया था, लेकिन जुल्फिकार खान के डेथ के बाद, ठीक है, असफ जहां जो है वाइस राय बन गया। कहाँ का? डेक्कन का, 1713 से 1722। और वहां का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी दुरुस्त करने का इसने काम किया। अभी इसने जो है 1720 के अंदर सैयद ब्रदर्स को इसने मार दिया। किसकी मदद से? मोहम्मद शाह, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है मोहम्मद शाह, ठीक है। 1722 में ये अपॉइंटेड वजीर इन दी कोर्ट ऑफ मोहम्मद शाह, ठीक है। कुछ डेट इधर से उधर हो गया है, उसको उतना माइंड नहीं करना, ये हमारे लिए डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस क्रोनोलॉजी उसको समझने का प्रयास करना है। सैयद ब्रदर्स को इसने मार दिया, वजीर इसको बना दिया गया, ठीक है। 1722 से 1724 से 24 तक ये जो है वजीर जो है ट्राइड टू रिफॉर्म द करप्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बहुत सारा एनिमी इसका वहां पर पैदा हो गया और एम्परर का कान भरना शुरू हो गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर बॉक्स में हम देखेंगे कि एम्परर से ये 1724 में परेशान हो गया। ये काफी एबल था ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल था उसके अंदर और एम्परर के नजदीक भी था। तो हैदराबाद का इसने नींव रख दिया। कब? 1724 के अंदर। इसका डिपार्चर को क्या कहते हैं? फ्लाइट ऑफ लॉयल्टी प्लस वर्च्यू फ्रॉम द एम्पायर। और यहाँ से फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर हैज बिगन। यहाँ से मुगल एम्पायर का फिजिकल ब्रेकअप शुरुआत हो गया। 1724 में इसने रिजाइन किया अपने पोस्ट से, डेक्कन गया किसको खोजने? मुबारिज खान। इंपॉर्टेंट है खास करके वन लाइनर एग्जाम के लिए। इतना डिटेल में खैर पूछते नहीं है लोग, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। वेरी लेस चांस ऑफ एग्जाम में ये आए। मुबारिज खान था वाइस राय डेक्कन का। उसने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं खालू करूंगा अपना पोस्ट। तो उसको जो है मार दिया, इसने डिफीट किया। और मार दिया किसने? निजामुल मुल्क ने, जो है इस वाइस राय ऑफ डेक्कन जो कि मुबारिज खान था, इसको
मार दिया किस बैटल में? 1724 में बैटल ऑफ सकड़ा खेरा। ठीक है, देखो बैटल ऑफ सकड़ा खेरा यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। हमारा हो गया तीसरा नंबर बॉक्स कंप्लीट। अब हम चौथे नंबर बॉक्स पे आ जाते हैं कि इसका एक खासियत था कि ही नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस बट इन प्रैक्टिस एक्टेड लाइक एन इंडिपेंडेंट रूलर। असफजाही डायनेस्टी। इसने डिक्लेयर नहीं किया इंडिपेंडेंस, लेकिन ये पूरे ऑटोनोमस तरीके से काम करता था, वॉर करता था, ट्रीटी साइन करता था विदाउट आस्किंग एम्परर। बट एट द सेम टाइम द निजाम पोस्ट एज द डिफेंडर ऑफ मुगल एम्पायर ऑन सेवरल ओकेजन, जैसे कि बैटल ऑफ करनाल 1739। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा। देखो ये इसको मैंने ये कर दिया। किसके खिलाफ लड़ा था ये बैटल? नादिर शाह 39 के अंदर आया था। और एक इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्टेड सेक्युलर अप्रोच, पूरन चंद नाम का जो हिंदू दीवान था, इसको इसने अपॉइंट किया था, क्योंकि ये देख चुका था कि औरंगजेब के कारण किस तरीके से मुगल एम्पायर जो है बर्बाद हुआ था। उसके जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी थी औरंगजेब की, उसको इसने करीबी से देखा था, कि औरंगजेब कभी करीबी रहा था। ओके, अब हम देखते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं ना कि 1748 के अंदर, वो सेकंड, वन सेकंड, 1748 के अंदर जब इसका डेथ हो गया निजाम ऑफ हैदराबाद का, तो सक्सेशन डिस्प्यूट वहां पर चालू हो गया। किसके बीच? नासिर जंग इसका बेटा वर्सेज ग्रैंडसन इसका पोता मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई शुरू हो गया सत्ता के लिए। अब इसी सत्ता के लड़ाई के बीच में आप देखेंगे कर्नाटिक वार का रोल, आप देखेंगे, मतलब कर्नाटिक वार आप होता हुआ देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक करके पढ़ना है हमें चीजों को। सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ रिलेटेड टू कितना? सेकेंड कर्नाटिक वॉर में इसका इफेक्ट आपको दिखेगा, जब फ्रेंच जो है आपका इसका एक ट्रिक है, हैदराबाद एंड कर्नाटिक। ठीक है, कर्नाटिक में वो जो है चंदा साहिब की तरफ हो गया, और हैदराबाद में, वन सेकेंड सॉरी, हैदराबाद के अंदर मुजफ्फर जंग और मुजफ्फर जंग की तरफ फ्रेंच चला गया। इसको हम याद रखेंगे, फ्रेंच हमेशा MC गाली है ना, फ्रेंच MC करके इसको याद रखेंगे। अब ब्रिटिश जो था ये भी पीछे नहीं रहा, इसने क्या किया? नासिर जंग को सपोर्ट किया हैदराबाद में। नासिर जंग कौन हो गया? सन ऑफ निजाम। अनवर उद्दीन खान कर्नाटिक रीजन के अंदर अनवर उद्दीन खान को सपोर्ट किया, जो कि फ्रेंच और ब्रिटिश जो एक दो जगह सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ। ठीक है, एक आपका हैदराबाद में हुआ, एक कर्नाटिक रीजन में हुआ। ठीक है, हैदराबाद एक, दूसरा कर्नाटिक। इसी सक्सेशन डिस्प्यूट का रोल आपको कर्नाटिक वॉर में दिखेगा। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ बताना जरूरी था ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, अब देखो कि नवाब ऑफ कर्नाटिक हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट जो है, इसको कर्नाटिक वाला रीजन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका हैदराबाद कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से, कुछ भी इसमें बचा नहीं, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया। एक बार डिटेल से इसको देख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 सबको डिस्कस किया। 5वां नंबर ये है, इसको भी डिस्कस कर लिया हमने। अब पढ़ लेते हैं कर्नाटिक। यहाँ पर मैंने ट्रिक बना कर रखा हुआ है, कर्नाटिक में फ्रेंच MC। नवाब सादतुल्ला खान जो था वो कर्नाटिक रीजन का बॉस बना। ही अपॉइंटेड हिज नेफ्यू दोस्त अली। ठीक है, दोस्त अली इसका भतीजा था, इसको सक्सेसर के तौर पे अपॉइंट किया उसने। अरकोट इसने हेडक्वार्टर अपना बनाया। 1740 के अंदर मराठा जो है इन्वेट करता है कर्नाटिक रीजन, और नवाब दोस्त अली, जिसको सक्सेसर इसने घोषित किया था दोस्त अली को, इसको मार देता है और टुक इसके दामाद को, चंदा साहिब इसका दामाद हुआ, उसको प्रिजनर सतारा लेकर के चला जाता है, प्रिजनर बना करके। अब आगे देखेंगे, जब हम कर्नाटिक वार पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करके माहौल बना दिया जाए। रिलीज 1748, 1748 जब क्या हुआ उस वक्त? निजाम ऑफ हैदराबाद का डेथ हो गया। ठीक है, सपोर्ट बाय फ्रेंच जो था इसको सपोर्ट कर दिया था उस वक्त।
यहाँ अपना समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि ये बाद का पार्ट का मैं अभी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही जगह पर थे, दोनों जगह पर सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट यहाँ पर दोनों जगह हुआ था 1748 के समय में, ठीक है, इसके आसपास। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ था, आपको मैं थोड़ा सा कर्नाटिक वॉर समझा देता हूँ। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था कि इंग्लिश जो था उस प्रोटेक्शन लेने के लिए किसके पास चला गया था, नवाब ऑफ कर्नाटिक के पास। जब फ्रेंच का शिप जो था इंग्लिश वालों ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया था, तो वो लोग जो थे, फ्रेंच जो था, इसके अगेंस्ट, इंग्लिश के अगेंस्ट धावा उन्होंने बोला। अब इंग्लिश वाले जो थे उससे जीत नहीं पाए थे, तो इंग्लिश ने क्या किया, प्रोटेक्शन लेने के लिए नवाब ऑफ कर्नाटक के गोदी में जाकर के बैठ गया। अब नवाब जो था वो तैस में आकर के लड़ने गया। अब नवाब अनवर उद्दीन जो था, ठीक है, फ्रेंच आर्मी के द्वारा बुरी तरीके से हार गया, ठीक है, और इसका जो बेटा था, ठीक है, मोहम्मद अली, ये भाग खड़ा हुआ त्रिचनपोली नामक की जगह पे कर्नाटक रीजन में, वहां पे ये भाग कर चला गया। नवाब का जो ये अनवरुद्दीन था फ्रेंच के द्वारा मारा गया, और किसको किया, चंदा साहिब, ठीक है, इन कर्नाटक 1749 कर्नाटक रीजन में चंदा साहिब को बिठा दिया गया। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो था, ओके, एक चीज और मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे कि नवाब सादातुल्ला खान जो था, दोस्त अली को सक्सेसर अपना घोषित किया, ठीक है। दोस्त अली का जो दामाद था वो चंदा साहिब था, दोस्त अली का बेटा मोहम्मद अली था, ठीक है। अब चंदा साहिब जो था उसको प्रिजनर बनाकर सतारा लेकर चला गया था मराठा आपका, आफ्टर डेथ ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद उसको छोड़ दिया गया 1748 के अंदर। जब ये मार दिया गया, ठीक है, किल्ड बाय फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच के द्वारा ये मार दिया गया। और इसका जो अपना एक आदमी था चंदा साहिब, 1749 के अंदर फ्रेंच ने इसको गद्दी पर बिठा दिया नवाब के तौर पे, कर्नाटक रीजन का नवाब इसको बना करके बिठा दिया। अब यहाँ पर जो नवाब की आर्मी जो हारी, ठीक है, यहाँ पर इंडियन मिलिट्री का जो वीकनेस था वो एक्सपोज हो चुका था, ठीक है, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी ड्रिवन नहीं था वो। और डुप्लेक्स जो है यहाँ से उसको आइडिया मिला क्या का, सब्सिडरी अलायंस का, बहुत ही फेमस टर्म है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ए टेक्निक लेटर परफेक्टेड बाय इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश सपोर्टेड नवाब सन मोहम्मद अली। और यहाँ पर देखोगे कि दोनों के बीच में एक फ्रेंच ने किसको सपोर्ट कर दिया, चंदा साहिब को। मोहम्मद अली जो बेटा था अनवरुद्दीन का वो भाग खड़ा हुआ। यहाँ से सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार की शुरुआत हो जाती है। और एक मैं आपको बात बताता हूँ कि दोस्त अली जो था इसको मार दिया था। दोस्त अली को किसने मारा, मराठा ने जो है दोस्त अली को मार दिया। तो इस वक्त जो था निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे हमारे असफ जहां जी, असफ जहां जो था वो अनवरुद्दीन को गद्दी पर बिठाकर, अनवरुद्दीन को उसी ने गद्दी पर बिठाया था, ठीक है। अनवरुद्दीन का ही बेटा था आपका मोहम्मद अली, ठीक है, जिसको फ्रेंच ने हराया था वो अनवरुद्दीन ही था, जिसको निजाम ने बिठाया था। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आई थिंक कि आप समझ पाए होंगे, चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया भी है आपको। इसको एक बार मिटा देता है यहाँ से, ठीक है। एक और चीज़ देख ले, ब्रिटिश सादत खान, देखो यहाँ पे नवाब सादतुल्ला खान, सॉरी सादत खान मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट हम डिस्कस नहीं किए थे, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। ब्रिटिशर्स का तो हमने देख लिया कि फ्रेंच एमसी कर्नाटक रीजन में चंदा साहिब की तरफ था, दोनों जगह डिस्प्यूट हुआ था, सक्सेशन डिस्प्यूट। और हैदराबाद रीजन में किसकी तरफ था, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग कौन था, पोता था, किसका था, असफ जहां का, फाउंडर ऑफ हैदराबाद का। ये क्या था, अब एक एक नासिर जंग बच गया हैदराबाद में, यहाँ पर पोता तो फ्रेंच की तरफ हो गया, बच गया नासिर जंग, सन था, ठीक है, बेटा था, चाचा भतीजे की लड़ाई हो गई थी। और इसकी तरफ जो था ये सन था असफ जहां का।
असफ जहां का। फिर आपका सादतुल्ला खान, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सादतुल्ला खान फाउंडर था कहाँ का? कर्नाटक रीजन का। कर्नाटक रीजन का ये फाउंडर था, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर कंट्रोल रहता था, निजाम के अंदर ही ये लोग आते थे, लेकिन एक ऑटोनोमस स्टेट की तरह ये भी काम कर रहे थे। दोस्त अली इसके बाद आया। दोस्त अली को किसने मारा? मराठा ने मार दिया। अनवरुद्दीन उसके बाद किसने बिठाया? अनवरुद्दीन को बिठाया निजाम ने। निजाम वहां से आया, उसको देखा कि यहाँ पे खाली है पोजीशन, तो अनवरुद्दीन को बिठाया। किसने मारा अनवरुद्दीन को? फ्रेंच ने मारा। ठीक है, इसका बेटा कौन था? मोहम्मद अली। कहाँ भाग गया? त्रिचिनोपोली। यहाँ से सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार जो है शुरुआत हो जाता है। यहाँ से फर्स्ट कर्नाटिक वार को हमने देख लिया। फर्स्ट कर्नाटिक वार किस तरीके से शुरुआत हुआ था? इंग्लिश का जहाज जो था कैप्चर कर लिया था, फ्रेंच का जहाज अंग्रेजों ने। उस तरीके से जिस तरह जब फ्रेंच जो आया इंग्लिश के ऊपर आक्रमण करने, तो जा करके प्रोटेक्शन ले लिया कर्नाटक के नवाब से, अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन जीत नहीं पाया, अनवरुद्दीन को भगा दिया फ्रेंच ने। इसको बिठा दिया? दोस्त अली के दामाद को। ठीक है, जो कि चंदा साहिब था। यहाँ से आप देखो कि इंग्लिश जो है सपोर्ट कर देते हैं उसके बेटे को, जो कि भाग गया था। इसका बेटा दोस्त अली का बेटा मोहम्मद अली जो भाग गया था, उसको सपोर्ट कर इस तरीके से दोनों जगह। हैदराबाद में एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह पर दोनों चीजें थी तो इसलिए मैंने डिस्कस किया। ये सब डिटेल में मैं बताऊंगा आपको आगे, क्योंकि ये ऑटोनोमस स्टेट का बस एक भूमिका बनाना था, मुझे बताना था। हैदराबाद के अंदर देखो, नासिर जंग के बीच लड़ाई थी। दोनों जगह सक्सेशन डिस्प्यूट था, सन डिस्प्यूट दोनों जगह हुआ था। घबराना नहीं है, ये कर्नाटिक वार अलग से डिस्कस होगा, उसमें तो फिर डिटेल से हर चीज पे बात होगी। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग सपोर्टेड बाय फ्रेंच, नासिर जंग सपोर्टेड बाय इंग्लिश। नासिर जंग कौन था? सन ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। ये ग्रैंडसन ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच लड़ाई हुई। कर्नाटिक वार में कौन था? कर्नाटिक वार में आपका मोहम्मद अली, सन ऑफ अनवरुद्दीन। क्योंकि बाद बाकी को तो मराठा ने निपटा दिया था। आपने देखा कि दोस्त अली को मराठा ने निपटा दिया, अनवरुद्दीन को फ्रेंच ने निपटा दिया, तो बचा मोहम्मद अली। ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? इंग्लिश के द्वारा। फिर कौन बचा? चंदा साहिब। चंदा साहिब को प्रिजनर बना लिया गया था। किसका दामाद था ये? सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली। दोस्त अली को किसने मार दिया था? मराठा ने मारा था। इसको प्रिजनर बनाकर लेकर चला गया था, प्रिजनर बनाकर इसको लेकर चला गया था। फिर 1748 के अंदर इसको रिलीज कर दिया था, जब सक्सेशन डिस्प्यूट वहां पर चालू हो गया था। दोनों इन दोनों के बीच लड़ाई थी, चंदा साहिब फ्रेंच। ठीक है, एम से मुजफ्फर जंग, सी से चंदा साहिब। एम सी याद रखो फ्रेंच को लेकर के। फिर ये गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन कभी भी। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आता इस तरीके से, जनरली टीटी वगैरह पूछते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर एक बैकग्राउंड बता दिया। कभी भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काफी देख रहे हो कितना शानदार लगता है देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। प्लीज डू कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कोई रिकमेंडेशन अगर है आपका, रिकमेंडेशन वीडियो के रिगार्डिंग, प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। उसके बाद आगे हम देखेंगे जो भी स्टेट हमारा होगा। बंगाल देख लेंगे, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, सारा इंपॉर्टेंट है। बैटल प्लासी, अवध, इस तरीके से बताते चलेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उस वक्त मुगल एम्परर कौन था, ये सब भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा। एक होलिस्टिक वे में हम इसको मॉडर्न इंडिया को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लेक्चर करता हूँ खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।